अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, पंजाब ने अपना बजट पेश कर दिया है। 5,903 अरब रुपए का बजट है। तरक्याती बजट जो है वो 700 अरब रुपए के करीब है, लगभग है। अब मामला ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने थी, असल सवाल ये था कि जब पैसे विफाक को दे दिए गए तो उसके बाद यकीनन जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कट लग गया, तकरीबन हाफ हो गया। अगर ना होता तो ये 1300-1400 अरब रुपए का बजट बन सकता था। अब इसके साथ क्या मामलात होंगे, जो हमारे पास इतलात हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सी स्कीमें जो मुख्तलिफ वजारतों ने और मुख्तलिफ महकमों ने दी थी वो सारी की सारी जो हैं वो फिल वक्त जो है ना उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और अभी सिर्फ जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं ज़्यादातर वही रहेंगी। कुछ जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, जैसे सेहत में कुछ पहले से ज़्यादा थोड़ा सा एलोकेशन की गई है, कोई 10% सेहत में बढ़ा है। तालीम में भी कुछ परसेंटेज बढ़ाई गई है, क्योंकि फिस्कल स्पेस ही अब शायद उस तरह से पंजाब के पास नहीं थी। इन तमाम सिचुएशन के अंदर पंजाब हुकूमत जो है उसने 7% तो तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन बेचारे पेंशनर्स जो हैं उनके साथ जो है वो पंजाब के अंदर एक ख़ास तरह का मैं तो इसको जुल्म ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप आधी पेंशन बढ़ाएंगे जो कि विफाक ने अनाउंस किया तो ये बात बड़ी अजीब सी है। पेंशनर्स तो उम्मीद लगाए कम से कम विफाक ने जितने बढ़ाई थी, होना तो ये चाहिए था कि कम से कम 10% बढ़ती, लेकिन ये उल्टा 3.5% जो है पेंशनर्स की उसमें इजाफा किया गया है, जो कि आज के इस दौर में जब इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में हो और सिचुएशन ऐसी हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये बजट जो है ये कोई समझ में नहीं आता। इस बजट के मामले पे ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि पंजाब के अलावा भी हम ज़रा थोड़ा ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर जो बजट दिया गया था उस पर भी बात करेंगे। मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस साहब ने। मेरे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और जुल्फ़कार बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। जफ़र पराचा भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कैस साहब आपके पास ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले थोड़ी सी निगाह इस बात के ऊपर, प्रोवाइडेड द कंस्ट्रेंट पंजाब हैज़ राइट नाउ, जो कि एक 600-650 अरब रुपए की 600 अरब रुपए अगर आपके तरक्याती फंड्स में से कट जाए तो फिर आप जब बजट बनाएंगे तो वो किस तरह का हो सकता है। टैक्स फ्री बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपको लगता है कि जो पंजाब के जो अवाम हैं, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे बड़ा आबादी का सूबा है और इसकी जो ज़रूरियात हैं, आपको लगता है जिस तरह से एक सफ़र शुरू किया था मरीम नवाज़ ने और हमने देखा गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर कुछ नई चीज़ें, कोई नए प्रोग्राम्स, कोई तरक्की की बात, पंजाब की तरक्की की बात, आपको लगता है वो मोमेंटम जो है वो उसको कंटिन्यू किया जा सकेगा इस बजट के साथ? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें सर, बात ये है कि मैं तो इसमें यकीन करता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा, विल होनी, और वो सिर्फ विल पॉलिसी मेकर की नहीं होती, वो विल पॉलिसी इन्फोर्सर की भी होती है। जेब में पैसे ना हो तो विल क्या करती है सर? जी फिर भी देखें, आप फैसला कर लेते हैं ना कि इस दफ़ा सारे के सारे पैसे जो फालतू के हैं आपके पास वो एग्रीकल्चर पे लगा देने हैं, ठीक है, या पानी पे लगा देने। अगले साल सारे के सारे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देने, उससे अगले साल सारे के सारे जो हैं सेहत पे लगा देने। तो आप 4-5 साल का आपने दिया हुआ है रोशन पंजाब, तो प्राइवेटाइज किया जा सकता है, मगर जब आप उसको सारी मिनिस्ट्रियों में डिवाइड करेंगे तो फिर यही होगा, अ लिटिल ऑफ नथिंग। फिर तनख्वाहों में चला जाएगा, कंकरेंट में चला जाएगा, और कोई नई चीज़ नहीं होगी उस लेवल पे जिस लेवल पे शायद मरीम नवाज साहिबा और उनकी टीम करना चाह रही हैं, अगर वो करना चाह रही है। मगर अगर पिछले साल जहाज़ खरीदा है तो पैसे निकले हैं ना कहीं से। हाँ जी, तो किसी और चीज़ पे भी निकल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन फिस्कल स्पेस तो काफी देखें ना, जो NFC अवार्ड है जी जी, उसका 50% तो पंजाब को मिला है ना जी जी, कम होके भी मिला है जी जी। मगर अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं कर रहे हैं ना। फिर आपने तो डबल डिजिट कहा है ना, 11.5% है जी जी, और अगर फूड इन्फ्लेशन कर लें तो इससे ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी इन्फ्लेशन भी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर 7% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 4.5%
लोगों के अखराजात में गैप आ रहा है ना। हाँ, नहीं वो कहते हैं कुछ हमने टैक्स कम कर दिया है, स्लैब मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर जो टैक्स थोड़ा सा कम हो गया, वहाँ भी कुछ थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, और एक जो सरचार्ज खत्म कर दिया उससे मिल जाएगा। समहाउ ये हुकूमती मौक़िफ़ है जो फेडरल का है। देखें, सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो परसेंटेज में तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो जिसकी ज़्यादा तनख्वाह है उसके ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेगी, और जिसकी कम कम तनख्वाह है उसके कम रियल बढ़ेगी। मगर जब आप ख़रीदने जाएं तो घर की ज़रूरतें तो सबकी तकरीबन एक जैसी है ना। अब तो बजट बनता नहीं है, ये जो मिनिमम वेज जिसकी हम बात करते हैं, इसमें तो आप बजट भी नहीं बना सकते नहीं, ना। और फिर ये भी हमें पता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो गुर्बत में बढ़ रही है। तो अगर आप गुर्बत को, लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल दें, उनको नौकरियां प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या नहर बनाने में या सड़क बनाने में दे दें, मर्दों को भी औरतों को भी, तो आपकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पॉवर्टी कंट्रोल भी होनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी एजुकेशन की बात नहीं की क्योंकि मैं इस एजुकेशन को मानता ही नहीं हूँ। वो तो पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा कर रहे हैं, कोई स्किल्स तो नहीं दे रहा है उस लेवल पे। सो द पॉइंट इज़ कि आप वो प्रोजेक्ट्स तो रखें ना जहाँ आप कुछ लाख यंग लोगों को मुख्तलिफ जैसे टैफ्टा जैसे जो होते हैं आपकी तकनीकी वो है, नहीं तो कुछ हजार दे रहा है, टेक्निक्स दे रहा है ना, लेकिन स्किल्ड लेबर पैदा करने के लिए और लोगों की उसकी आपके हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम होना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि सारे लोग लाहौर ही आ जाएं, फैसलाबाद ही आ जाएं। ये जो आज अर्बन माइग्रेशन को हम रोकते हैं, ये बेसिकली उन्हीं पॉलिसीज का उसी की वजह से है ना, अगर वहां दी होती फैसिलिटी, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ उस्ताद है, ना वहाँ सड़क है, तो फिर वो इलाज कराने भी बड़े शहर में आना है। हाँ जी, पढ़ाने भी बच्चों को बड़े शहर में आना है। ये मैं बड़े पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे भी आते हैं। आपकी सड़कें भरी हुई हैं रात को सोने के लिए, क्योंकि वहाँ से आते हैं, दिन के में मजदूर आता है। और सो आपको बहुत ज़रूरी है, मैं तो समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ जब तक आप फाल नहीं करेंगे, ये आप उस अपने जो अहदाफ हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते। वो तो अभी फिर क्लाइमेट चेंज अब एक बहुत बड़ा इशू आया है। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज तो आपके बजट को इसके अंदर कितने पैसे उसको मिटिगेट करने के लिए रखे हैं। वो पंजाब का प्रायोरिटी तो है, फोकस तो वो कहते तो हैं, क्लेम तो करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं वैसे। बैरिस्टर साहब, यही सवाल मैं थोड़ा सा आपके पर्सपेक्टिव्स के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे देख रही है इस बजट को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अगरचे के वो जो रिवायती तरीकाकार है प्रोटेस्ट करने का वो तो अपनाए रखा, शोर शराबा भी करते रहे, तकरीर किसी को समझ ना आए वो उस हद तक तो शोर था, लेकिन बजट आया भी, वो पास भी हो गया, और अब वो मामला जो है वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह पहले चल रहे। तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे देख रही है पंजाब के इस बजट को? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, नौशाद साहब, for inviting in your show. लेकिन नौशाद साहब, एक दो चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी जब हम बजट के हवाले से बात करते हैं। जब से पाकिस्तान बना हर साल बजट आता है और सिर्फ स्टेटिस्टिक्स का कुछ गोरख धंधा होता है। मैंने आम इंसान की ज़िंदगी में कभी इसके अंदर कोई अच्छे जो है वो मस्बत तब्दीली आते हुए नहीं देखी। और इसकी एक बुनियादी वजह है कि हम लोग शायद जो बुनियादी तौर पे हमारे अंदर सिस्टम के अंदर बहुत बड़े फ्लॉज हैं। ये जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं जो हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो ये फिस्कल मैटर्स को डील करती हैं, ये हमने ऑल इंडिया एक्ट 1935 से ड्रॉ की। और ऑल इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये आर्टिकल 78 टू आर्टिकल 86 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत लिख दिया अच्छा कि ये बिल्कुल जो है ये एक रबिश चीज है और इसको बिल्कुल उठा के साइड पे रख देना चाहिए। लेकिन हमने 1973 के अंदर वो सारी चीजें नहीं, और उसके अंदर किया क्या हमने, जिस तरह उस गवर्नर जनरल था और नीचे गवर्नर से वो सारा बजट जो है, सारे जो आती थी चीजें वो सारे गवर्नर जनरल के जो है वो डिस्क्रिप्शन पे होती थी और फिर गवर्नर्स के। अब जब पाकिस्तान बन गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसने सबसे पहले पास दे दी फिस्कल प्राइम मिनिस्टर को और नीचे चारों चीफ मिनिस्टर्स को। अब होता क्या है कि 11 अरब रुपए का जहाज लिया जाता है। कभी आपने बजट के अंदर देखा कि ये एक्सपेंस के अंदर डाला गया हो कि 11 अरब रुपए का हमने जहाज देना है, किस हेड से ये पैसे निकाले जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे,
क्या पंजाब असेंबली की इसकी अप्रूवल हुई? क्योंकि ये वो सारे का सारा मामला है जो ऑल इंडिया एक्ट 1935 से विड्रॉ किया है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस तरह चेयरमैन सेनेट जो है 10 करोड़ की गाड़ी लेने लगता है तो उसके पास अच्छा बैरिस्टर साहब, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में ये खाते सारे पूरे कर लिए जाते हैं, वरना ऑडिट पैरा लगता है और सबको मालूम है कि ये सिस्टम कैसे चलते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कैश साहब बात कर रहे थे, असल में आपके पास जो भी बजट है 500 अरब 600 अरब की गुंजाइश, 100 अरब की या 1000 अरब की, आपकी प्रायोरिटी है एक्चुअली, आप प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं। तो इस बजट में आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी वो किस तरफ जा रही हैं? आप क्या समझते हैं, वो ठीक हैं या नहीं है? देखिए शायद बात यह है कि जो हेल्थ की आपने बात की 10% इंक्रीमेंट, पहले ही यहाँ पे हेल्थ का जो है बहुत निज़ाम खराब है। एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट्स को आप देखते हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं। आपके जो है अपने अपने जो रूरल हेल्थ सेंटर्स से उनको पहले ही आउटसोर्स कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है, और उसके बाद आप सिर्फ 10% अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की, तो आप कैसे इनको कैटर करेंगे? आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। आपने अपना एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है उसको कटौती कर दी है, जबकि पंजाब के अंदर जो ऑलरेडी स्कीमें 2 साल से चल रही हैं वो कंप्लीट हो नहीं पा रही, तो उनका तो आपने पहले ही जो है वो चीजें ले ली हैं। सरप्लस जो है वो सारा सूबे पहले ही उठाकर जो है वफाक को दे रहे हैं, और उसके बाद जब एडीपी के अंदर भी आप जो है वो कट लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे पंजाब की तरक्की वो पहले ही नहीं हो रही और वो बिल्कुल रुक के रह जाएगी, चीजें स्टैग्नेंट पोजीशन में चली जाएंगी। इस तरह तालीम के मैदान की अगर मैं बात करूं तो इस 2 करोड़ प्लस बच्चा है जो आउट ऑफ स्कूल है, ये इनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं पंजाब के अंदर। जी जी। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे भी क्या किया, आपने यहाँ पे भी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया, आपने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर इनको पेफ के अंडर कर दिया, और वहां पे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उस्तादजा को ले आए जिनको 3-3 महीने के आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, और 3 महीने बाद एक्सपायरी के बाद उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा। तो बच्चे आज जो है वो दरसगाहों से बाहर हैं। पंजाब की हालत तालीमी हवाले से पहले ही बहुत बुरी थी, और उसके बाद जो अब ये बजट आया है जिसके अंदर थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट दिया गया है तालीम के हवाले से, मेरा ख्याल है वो सारी चीजें कैटर नहीं कर पाएगा। तो किसी भी लिहाज से हम इसको एक मतवाजन बजट नहीं कह सकते। बेशक हालात खराब हैं पाकिस्तान के, मुआशरत बहुत ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं दोबारा भी आपके पास आता हूं, लेकिन ये भी तो देखें कि पिछले 5 साल से इनकी हुकूमत है। ठीक है, वो इस पे भी बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जुल्फकार बदर साहब, आज बजट में यहां भी पीपल्स पार्टी, जो सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी कुछ नाराज नजर आ रही थी, बजट में जो सेशन है उसमें नहीं आ रही थी। मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर है वो गई और मनाकर लाई। क्या डील तय हुई, किन बातों के ऊपर प्रॉब्लम थी और किन किन वजूहात पे वापसी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जी जी। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है, उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात साउथ पंजाब के हवाले से, कोई डेवलपमेंट बजट के हवाले से, तो वो जो भी खदशात थे उनको दूर कर दिया गया या नहीं, अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं है। बट साउथ पंजाब के डेवलपमेंट के हवाले से जो मामला थे उसके लिए थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को खदशात थे, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वो दूर कर दिए जाएंगे और मामला को बेहतर कर दिया जाएगा। ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबा पंजाब है या दीगर सूबे हैं, इस तरह का जो बजट है वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसके अंदर एनएफसी की कटौती भी होनी है, जो पैसा इन्होंने फेडरल के साथ कमिट किया है, सारे सूबों ने किया है। उसके बावजूद इतने पैसों को एजुकेशन में, हेल्थ में, फिर स्पोर्ट्स में, फिल्म में, दीगर शोबाजात में जो नए नए बजट के रखे हैं हिस्से, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इससे बेहतर क्या कर सकती थी, उनके पास है नहीं। लेकिन मेरी जो इसके अंदर एनालिसिस या मेरी जो चीज़ है वो ये होना चाहिए था कि जितना पैसा आपको एनएफसी से आता है, आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत थी, जो कि गवर्नेंस को बेहतर करते, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आप अच्छा बजट रखते हैं, ताकि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सकती, और उस गवर्नेंस के बेहतर होने से आप बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज के जो टारगेट्स हैं, जुल्फकार साहब ब्यूरोक्रेट तो समझता है, उससे ज्यादा तो समझदार है ही कोई नहीं। ट्रांसपेरेंसी को बेहतर कर सकते हैं।
ब्यूरोक्रेट्स तो पहले ही ये समझते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी तो यही समझती है कि उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, उससे ज़्यादा वो तो अजहान है इस मुल्क के अंदर, और वो कहाँ आप उनकी ट्रेनिंग की कोई आप समझेंगे कि वो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं, और बहुत सारे काबिल ब्यूरोक्रेट भी हैं जो कि उनको पता है कि उनके अंदर काबिलियत है, बट असल काबिलियत की जो बुनियादी चीज है वो नजर आती है परफॉर्मेंस पे, कि जब आप परफॉर्म करें और आप पाकिस्तान के अंदर यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट। जब तक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, आज तक पाकिस्तान में माजी की तमाम हुकूमतों के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं बहुत काबिल, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान को वो IMF से छुटकारा नहीं दिलवा सके, और आज भी पाकिस्तान जो है वो कर्जों के ऊपर चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाएगी, उनकी डेवलपमेंट ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, और वो रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से अपना टैक्स का जो 1% डायरेक्ट टैक्सेस है उसका नंबर पूरा नहीं करेंगे, वो चाहे सूबे के अंदर हो या सेंटर के अंदर, मैं यही फिर बात करूंगा कि अब बजट आप जितना मर्जी अच्छा दे दें, आप टैक्स फ्री कर दें, लेकिन जब तक यहाँ पे अवाम की हालत और मुल्क की हालत नहीं चेंज होगी, हम लोग इसी तरह इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है जुल्फकार साहब, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब तक इस मुल्क की अशराफिया मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी हो ना हो, कोई और इदारा हो ना हो, इस अशराफिया के होते तो आप उम्मीद ना रखें कि आम आदमी की कोई हालत में बेहतरी आएगी। सर इशराफिया देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि इशराफिया, टॉप ब्यूरोक्रेसी और दीगर शोबाजात के अंदर जितने लोग टॉप पे जाते हैं वो सारे मिल जाते हैं, और उसके बाद उनको नीचे का ख्याल नहीं रहता। जी, इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक वो मौजूद है तब तक नीचे वालों का ख्याल तो कोई नहीं करने लगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यही सवाल कैस साहब के सामने भी रखेंगे, और थोड़ा सा ज़राअत और जो खास तौर पर पंजाब की स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।